ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं टीवी हब के एस्पिरेंट्स का। इसका आखिरी यानी 5वां एपिसोड रिलीज़ हुआ था 8 मई 2021 को और आज है 16 मई 2021। 8 दिन के बाद में हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। वैसे भी मैं सारे के सारे एपिसोड्स रिलीज़ होने का वेट कर रहा था, तो 8 मई से ठीक पहले मैंने इसके 4 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए थे और 8 मई को जैसे ही इसका 5वां एपिसोड रिलीज़ हुआ उस दिन मैंने इसे तुरंत कंप्लीट कर लिया था। पर मैंने रिव्यू क्यों नहीं किया था तुरंत, ये आप सब जानती है, थोड़ा स्वास्थ्य की समस्या थी, इसलिए तब मैं इसका रिव्यू नहीं कर पाया था। तो टीवी हब एस्पिरेंट्स क्रिएटेड बाय अरुणव कुमार और श्रेयांश पांडे, रिटर्न बाय दीपेश, सुमित्रा और जगदीश, डायरेक्टेड बाय अपूर्व सिंह करकी, स्टारिंग नवीन कस्तूरिया, शिवांकित परिहार, अभिलाष थपलियाल, सनी हिंदुजा, नमिता दुबे आदि आदि। देखिए, पिछले करीब 1-1.5 महीने से सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अगर किसी वेब सीरीज़ की चर्चा थी तो वो है टीवी हब एस्पिरेंट्स। और लोगों ने इस वेब सीरीज़ को कितना पसंद किया, कितना प्रेम दिया, लोग अपने आप को कितना अधिक इस वेब सीरीज़ के साथ जोड़कर देख पाए, ये बात आपको इसी से पता चल सकती है कि IMDb पर इस वेब सीरीज़ को अभी तक करीब 2.5 लाख लोगों ने रेट किया है और इसकी वहाँ पर अभी रेटिंग है 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। और ऐसा बहुत कम बार होता है कि इतने ज़्यादा लोगों ने IMDb पर किसी कंटेंट को रेट किया हो और फिर भी उसकी रेटिंग 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स हो। और केवल यही वेब सीरीज़ नहीं, टीवी हब की अगर आप दूसरी भी वेब सीरीज़ देखेंगे जैसे कि कोटा फैक्ट्री, उसे IMDb पर मिले हैं 9.1 आउट ऑफ 10 स्टार्स, पंचायत को मिले हैं 8.8 आउट ऑफ 10 स्टार्स, ये मेरी फैमिली को मिले हैं 9.1 आउट ऑफ 10 स्टार्स, टीवी हब पिक्चर्स को मिले हैं 9.1 आउट ऑफ 10 स्टार्स। तो देखिए, टीवी हब के कंटेंट को लोग कितना पसंद करते हैं, कितना इन कैरेक्टर्स के साथ में, इन कहानियों के साथ में लोग अपने आप को जोड़कर देख पाते हैं, इसी से ये बात हमें पता चलती है। पर देखिए दोस्तों, इसके बिल्कुल अपोजिट अगर आप दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को देखेंगे, थोड़ा सा आप स्टडी करिए, अभ्यास करिए, दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स को लीजिए, उनका जो कंटेंट अभी तक रिलीज़ हुआ है पिछले करीब 3-3.5 वर्षों में, क्योंकि तभी से OTT प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा प्रचलन में आए हैं भारत में पिछले 3-3.5 वर्षों में। तो इन 3-3.5 वर्षों में भारत में अभी जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनका कंटेंट आप लीजिए और उसे गूगल पर सर्च करिए, वहाँ पर लोगों के जो रिव्यूज़ है IMDb पर या सोशल मीडिया पर, उन्हें आप पढ़िए। इतना लोगों ने उसका कठोर क्रिटिसिज्म, इतनी कठोर आलोचना उसकी की है कि आप रेस 3 और राधे को जो लोगों ने गालियाँ दी है IMDb पर, उसको भी भूल जाएंगे। इतनी कठोर आलोचना लोगों ने दूसरे जितने भी ज़्यादातर OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़्यादातर कंटेंट को लोगों ने इतनी कठोर आलोचना उसकी की हुई है। हाँ, एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए, अपवाद सब जगह पर होते हैं, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, पर ज़्यादातर OTT प्लेटफॉर्म्स का जो 90 से 95% कंटेंट है वो ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा जिससे देश की ज़्यादातर जनता अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पाई, जोड़कर ही नहीं देख पाई। लोगों ने उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया, नकार दिया। पर फिर भी ये ज़्यादातर जो OTT प्लेटफॉर्म्स है भारत के, वे लगातार इसी प्रकार का कंटेंट बनाते जा रहे हैं जिससे इस देश के लोग कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। अब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? मतलब आप सोचिए ना, क्या वो टीवी हब की तरह कंटेंट नहीं बना सकते? क्या उन्हें दर्शकों का प्रेम नहीं चाहिए? क्या वो ऐसा कंटेंट नहीं बना सकते जिससे इस देश के लोग कनेक्ट कर पाए, अपने आप को जोड़ कर देख पाए या उन कैरेक्टर्स में अपने आप को देख पाए? क्या ऐसा कंटेंट ये दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। पर देखिए, जब दर्शक किसी कंटेंट को देखते समय या किसी पुस्तक को पढ़ते समय या किसी फिल्म को देखते समय, किसी सीरीज को देखते समय अपने आप को उन कैरेक्टर्स में देख पाता है, अपने आप को उससे जोड़ पाता है, तो उसे अपनी पहचान पर गर्व होता है। और जब किसी देश के लोग अपनी पहचान पर, वो जो है उस बात पर गर्व करते हैं, तो उससे एक स्वाभिमानी समाज का निर्माण होता है। और शायद यही बात दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं चाहते कि हम अपनी पहचान पर गर्व करें, और इसलिए वो ज़्यादातर उन OTT प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें ऐसा ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा कि जिससे हम अपनी संस्कृति से हेट करें, हमें अपने भारतीय होने पर शर्म महसूस हो, हम लज्जित अनुभव करें अपने भारतीय होने पर, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी सभ्यता, हमारी पहचान हमें रिग्रेसिव लगे, घटिया लगे, घिनौनी लगे, एकदम वेस्टर्नाइज पश्चिमी सभ्यता को कूल दिखाने वाला, हमारे देश की सभ्यता को रिग्रेसिव दिखाने वाला, ऐसा ही कंटेंट ज़्यादातर दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स पर हमें देखने को मिलता है। तो एक कारण तो ये हो सकता है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि इन OTT प्लेटफॉर्म्स को, दूसरे ऐसे ज़्यादातर OTT प्लेटफॉर्म्स है, शायद उनको फंड करने वाले जो लोग हैं वो लोग चाहते ही नहीं कि हम अपने पहचान पर गर्व करें, और शायद वो इसी कारण से ज़्यादातर ऐसे वामपंथी फिल्म मेकर्स को ही फंड करते होंगे, ऐसा हो सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि देखिए, जो ऐसे ज़्यादातर एलिट
बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले या जो कॉन्वेंट स्कूलों में जो पढ़ने वाले जो जनरेशन होती है, उनमें से ज़्यादातर लोग देखिए अंग्रेज़ी बोलना बड़ा कूल मानते हैं। अपनी ही मातृभाषा में या हिंदी में बोलने में उन्हें शर्म महसूस होती है, लज्जा का अनुभव होता है। अपनी ही परंपराएं, अपनी ही त्यौहार उन्हें रिग्रेसिव लगती है, घटिया लगती है। ये बुजुर्ग परंपराएं, संस्कृति, ये सारी बातें उनको घटिया लगती है। और आप खुद ही सोचिए, फिर ऐसी जनरेशन जब कोई पुस्तक लिखेगी या कोई कहानी लिखेगी या कुछ कैरेक्टर्स लिखेंगे या फिर कोई वेब सीरीज़ बनाएंगे, फिल्म बनाएंगे, तो क्या वो ऐसा कंटेंट बना पाएंगे कि जिससे इस देश की जो आम जनता है वो कनेक्ट हो पाए? मुझे तो कम से कम ऐसा नहीं लगता है। और लोग या एक आम भारतीय किसी कंटेंट के साथ में जुड़ पाए, ऐसा कंटेंट, ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसी कहानी वही व्यक्ति लिख सकता है जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। और इसी कारण से टीवीएफ का कंटेंट हमें दूसरे ज़्यादातर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उनसे अलग देखने को मिलता है। बाकी ज़्यादातर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बस अपना कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा ही फैलाने में लगे हुए हैं, ऐसा लगता है। अब कई मित्र कहेंगे कि यार मैं फिर से वही कम्युनिस्ट वगैरह करने लग गया, क्या यार। पर देखिए, भले ही हम शतुर्मुर्ग की तरह ज़मीन में अपना सर धंसाकर बैठ जाए, इससे हम सच्चाई से भाग नहीं सकते या इससे सच्चाई बदल नहीं जाती। अब चलिए टीवीएफ एस्पिरेंट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें भी एक डायलॉग है सीरीज़ की शुरुआत में ही, जहाँ पर ये कहा गया है कि भाई दुनिया को, देश को बदलने का एक मार्ग तो ये होता है कि गरीब, किसान, मजदूर, रेवोल्यूशन, क्रांति वगैरह वगैरह। और दूसरा मार्ग ये होता है कि भाई आप आईएएस वाईएएस बन जाओ, यूपीएससी वगैरह कर लो। मतलब एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड तो मैं वो डायलॉग नहीं बता रहा, पर उस डायलॉग का सारांश यही था। अब देखिए दोस्तों, इस डायलॉग में जो पहला वाला मार्ग बताया गया है कि भाई गरीब, किसान, मजदूर, रेवोल्यूशन, क्रांति आदि आदि, इस मार्ग के माध्यम से वे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को संबोधित कर रहे हैं। पर मेरे अनुसार कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कभी भी किसी भी प्रकार का बदलाव लाने का मार्ग हो ही नहीं सकती। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से केवल बर्बादी आती है, बदलाव कभी भी नहीं आ सकता, केवल बर्बादी आ सकती है। और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी सबसे ज़्यादा गरीबों और किसानों और मजदूरों को ही बर्बाद करती है। सो कॉल्ड क्रांति के नाम पर ये लोग गरीबों, किसानों और मजदूरों के हाथ में हथियार पकड़वाते हैं और उनकी आड़ में सो कॉल्ड इक्वलिटी की, सो कॉल्ड साम्यवाद की बातें करके बस सत्ता हथियाने का ये कम्युनिस्ट प्रयास करते हैं। पिछले 100 वर्षों का इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, इन कम्युनिस्ट डिक्टेटर्स ने जहां जहां पर भी शासन किया है वहां पर सबसे ज़्यादा इन्होंने गरीबों, किसानों और मजदूरों को ही एक्सप्लॉइट किया है। सबसे ज़्यादा नुकसान इन्होंने गरीबों, किसानों और मजदूरों का ही किया है। हर एक कम्युनिस्ट डिक्टेटर ने करोड़ों करोड़ों लोगों का नरसंहार किया है। हिटलर से भी ज़्यादा लोगों का नरसंहार एक एक कम्युनिस्ट डिक्टेटर ने किया हुआ है। ये इतिहास है। और देखिए, मजदूरों को हक दिलाने के नाम पर ये लोग बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, उनके हाथ में क्रांति के नाम पर हथियार पकड़वाते हैं और फिर उन आंदोलनों के कारण बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को, बड़े बड़े मील को, कारखानों को, उद्योग धंधों को इन्होंने ख़त्म कर दिया है, बंद करवा दिया है। और उससे सबसे ज़्यादा नुकसान मजदूरों का ही हुआ है। और आज भी आप देखिए ना, चाइना में वहाँ पर लोगों को बंधुआ मजदूरों की तरह उनसे काम करवाया जाता है। पूरे विश्व में कम्युनिस्टों के, बड़े बड़े किसानों के, मजदूरों के संगठन वगैरह है, पर चाइना में कोई किसानों का संगठन नहीं है, कोई मजदूरों का संगठन नहीं है उनको हक दिलवाने के लिए। और वहाँ पर ना ही कोई गरीब, किसान या मजदूर आंदोलन कर सकता है। वहाँ पर बस उनसे बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाया जाता है। तो ये सच्चाई है कि कम्युनिस्ट केवल गरीबों और किसानों और मजदूरों को एक्सप्लॉइट करते हैं। उनको हक दिलवाना ये बस कपोल कल्पित बातें हैं। भारत में भी आप देख लीजिए, कम्युनिस्टों के शासन में मरीज झांपी में जो दलितों का नरसंहार हुआ था, उनके साथ हत्या, लूट और बलात्कार हुए थे। कम्युनिस्ट नेताओं पर इसके आरोप लगे हुए हैं, पूरा इतिहास है। और ये एक ही नहीं, ऐसी और भी कई सारी घटनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी इतिहास में। तो ये सच्चाई है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कभी भी बदलाव नहीं ला सकती, केवल बर्बादी लाती है। और सबसे ज़्यादा बर्बाद ये लोग गरीबों, किसानों और मजदूरों को ही करते हैं। इसके बाद उस डायलॉग के दूसरे हिस्से की तरफ हम आते हैं। जो दूसरा मार्ग उस डायलॉग में बताया गया है कि भाई आप आईएएस वाईएएस बन जाओ, यूपीएससी की परीक्षा आदि दो, यानी आप सिस्टम का हिस्सा बन जाओ। अब जो पहला वाला मार्ग था, वहाँ पर जो क्रांति की बातें की जाती है वो सिस्टम के विरुद्ध क्रांति की बातें की जाती है। यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में आप सिस्टम के विरुद्ध खड़े होते हैं, सिस्टम के विरुद्ध आप क्रांति की बात करते हैं। और जो दूसरा मार्ग है, इसी डायलॉग में जो बताया गया है, वहाँ पर आप खुद सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये देश बदलने का दूसरा तरीका उस डायलॉग में बताया गया है। तो इसी तरीके के अनुसार सिस्टम का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हुए, यानी आईएएस बनने का सपना मन में लेकर दिल्ली के राजेंद्र नगर में आए 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की ये कहानी है, अभिलाष, गुरी और एसके। अब इन तीनों के बारे में हम बात करें उसके पहले इस सीरीज़ के एक और महत्वपूर्ण पहलू के बारे में, विषय के बारे में या मैसेज के बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। और वो विषय या मैसेज है
जोड़ना। अब देखिए दोस्तों, इसके पहले भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि ये जो कम्युनिस्ट होते हैं या जो तथाकथित सेक्युलर्स होते हैं, लिबरल्स होते हैं, फेमिनिस्ट होते हैं, इन चारों की थियरी अलग अलग है पर एक ही थाली के ये चट्टे बट्टे होते हैं। तो ये जो कम्युनिस्ट होते हैं, तथाकथित सेक्युलर्स होते हैं, फेमिनिस्ट होते हैं, लिबरल्स होते हैं, इनके पास में हर एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होता है, तोड़ दो। ये मैंने आपको इसके पहले भी कई बार बताया हुआ है। जैसे कि देखिए, जब इन्हें समाज से प्रॉब्लम होता है तो ये समाज को तोड़ने की बातें करते हैं, समाज के रीति रिवाजों को तोड़ने की बातें करते हैं, समाज की परंपराओं को तोड़ने की बातें करते हैं और इनको तोड़कर अपने आप को लिबरेट करने की बातें करते हैं। फैमिली से जब इनको प्रॉब्लम होता है तो फैमिली को तोड़ने की बातें करते हैं। पेरेंट्स से जब इनको प्रॉब्लम होता है तो पेरेंट्स से संबंध तोड़ने की बातें करते हैं कि भाई सो कॉल्ड सपने पूरे करने के नाम पर पेरेंट्स को थप्पड़ मार के भाग जाओ, उनकी भावनाओं को पैरों तले कुचल दो, उनसे संबंध तोड़ दो। जब इन्हें देश से प्रॉब्लम होता है तो ये देश तोड़ने की बातें करते हैं, देश की बर्बादी के नारे लगाते हैं, देश को तोड़ने के नारे लगाते हैं और उसका समर्थन भी करते हैं, उसको डिफेंड भी करते हैं। जब इन्हें सुरक्षा बलों से प्रॉब्लम होता है तो उनको गोलियों से भुनने का तक ये समर्थन करते हैं, उनको भी तोड़ने का ये समर्थन करते हैं। पर बस एक चीज़ को ये तोड़ने का समर्थन नहीं करते और वो है क्रिमिनल्स, आतंकवादी। इनके हमेशा समर्थन में खड़े होते हैं। क्रिमिनल्स और आतंकवादियों का ह्यूमन राइट्स के नाम पर उनके अधिकारों का ये रक्षण करते हैं। वहाँ पर इनको तोड़ना याद नहीं आता, वहाँ पर ये उनके ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं। बाकी हर प्रॉब्लम का इनके पास में एक ही सॉल्यूशन होता है, तोड़ दो। पर देखिए दोस्तों, इस सीरीज़ को अगर आप देखेंगे तो इसका हर एक कैरेक्टर आप देखिए, कहानी का हर एक पहलू आप देखिए, उसको एनालाइज अगर आप करेंगे तो ये इसके बिल्कुल अपोजिट ये सीरीज़ मैसेज देती है, जोड़ने का मैसेज देती है। जैसे कि देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो ये कम्युनिस्ट होते हैं ये सिस्टम को तोड़ने की बातें करते हैं, सिस्टम के विरुद्ध सो कॉल्ड क्रांति लाने की बातें करते हैं। पर यह सीरीज सिस्टम का ही हिस्सा बनने का मैसेज देती है या सिस्टम का ही हिस्सा बनने की इच्छा मन में रखे हुए 3 लोगों की, 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की इसमें कहानी बताई गई है। इसके अलावा केवल अपने देश में, सिस्टम में नकारात्मकता खोजना छोड़कर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाने का मैसेज ये सीरीज देती है। इसके अलावा सपनों के पीछे भागने के लिए अपनों से संबंध तोड़ना ये सीरीज नहीं सिखाती है, तो उल्टा अपनों से संबंध जोड़ना ये सीरीज सिखाती है। जैसे कि देखिए, वालिया अंकल का अगर हम उदाहरण ले तो उनका बेटा जापान गया हुआ है अपने सपने पूरा करने के लिए। अब वाले अंकल और उनकी पत्नी भी कुछ दिन जापान गए हुए थे पर वहाँ पर वे एडजस्ट नहीं कर पाए। शायद उनके बेटे और उनके परिवार ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा वहाँ पर, तो वे नहीं एडजस्ट कर पाए, वहाँ पर वापस चले आए। तो देखिए, वो जो एक बहुत इमोशनल सीन था जहाँ पर वाले अंकल की जो पत्नी है वे अपने बेटे को याद करके रो रही होती है। तो अभिलाष वहाँ पर कहता है कि क्या आवश्यकता है जापान जाने की, बाहर जाने की, अपना देश है ना, या सब ये बढ़िया है अपना देश, यहीं पर रहो, कोई आवश्यकता हो तो आप मुझे बताओ। और वालिया अंकल का भी अगर आप कैरेक्टर देखेंगे तो देखिए, वे अपने देश पर बहुत उन्हें गर्व है। हाँ, कुछ देश में कमियां हैं पर अपने देश पर, अपनी संस्कृति पर जो एक आध्यात्मिकता का इतना महान धरोहर हमने पूरे विश्व को दी हुई है, उस पर उन्हें गर्व है। अब देखिए, पिछले 1000 वर्षों से हम विदेशी आक्रांताओं से लड़ते आ रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद भी कई सारी देश के अंदर की और देश की बाहर की देश विरोधी ताकतें हमें अंदर से कमज़ोर करने का प्रयास करती आ रही है। अभी कहीं जाकर हम उन विदेशी जो ऐसी देश विरोधी ताकतें हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना सीख रहे हैं। तो हाँ, ऑब्वियसली 1000 वर्षों से हम ऐसे लड़ते आ रहे हैं देश विरोधी ताकतों से, विदेशी आक्रांताओं से। तो हाँ, कुछ कमियां ज़रूर है देश में। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि हम देश को तोड़ने की बातें करें, देश की बर्बादी के नारे लगाए, या अपने ही देश से हम हेट करें, अपनी ही संस्कृति से हम हेट करें, नहीं। तो यही वालिया अंकल भी अपने देश पर गर्व करते हैं, ये दिखाया है। साथ में ही सपनों को पूरा करने के नाम पर अपनों से संबंध नहीं तोड़ना चाहिए, उल्टा संबंधों को हमें जोड़ कर रखना चाहिए। ये वालिया अंकल के बेटे के माध्यम से और साथ में ही संदीप भैया के कैरेक्टर के माध्यम से भी ये सीरीज हमें यही मैसेज देती है। अब देखिए, संदीप भैया की बात करें तो जिस सीन में वो अपनी पीड़ा अभिलाष को बता रहे होते हैं, वे बताते हैं कि उनके पास में गवर्नमेंट जॉब थी, जो उनका परिवार था वो भी बहुत सपोर्टिव था, बहुत हर प्रकार से उनका समर्थन करता था, मदद करता था। एक लड़की थी जिनसे वे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, वो लड़की भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। दोनों परिवार भी उनकी शादी के लिए, उनके विवाह के लिए बिल्कुल राज़ी थे, उन्हें कोई समस्या नहीं थी उनके विवाह से। पर फिर भी संदीप भैया को लगता है कि वे जिससे प्रेम करते हैं वो और ज़्यादा बेटर डिज़र्व करती है, इसलिए वो यूपीएससी की परीक्षा देने का सोचते हैं और चले जाते हैं घर से 4 वर्ष के लिए। एक के बाद वे परीक्षा देते जाते हैं पर सफल नहीं हो पाते। तब तक वो जिससे प्रेम करते थे वो लड़की रुकी रहती है 4 वर्ष के लिए। साथ में वे बताते हैं कि उनके आर्थिक
समस्या है, प्रॉब्लम्स है, इस कारण से वे कोचिंग क्लास भी नहीं लगा पा रहे, जैसे तैसे अपनी परीक्षा दे रहे हैं। तो ये सारी जब वो पीड़ा अभिलाष को बता रहे होते हैं, ये सीन बहुत लोगों को बहुत इमोशनल लगा। पर देखिए, जब मैं वो सीन देख रहा था तो बिल्कुल मैं संदीप भैया की भावनाओं को मैं बिल्कुल समझ पा रहा था, पर उस सीन ने मुझे इमोशनल नहीं किया। उस सीन को देखते समय मैं अंदर से बस यही सोच रहा था कि भाई संदीप भैया को ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई सुखी होने के लिए बाहरी पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। सुख तो हमारे अंदर होता है, बाहर की कोई पद प्रतिष्ठा ये बातें हमें कभी भी सुखी नहीं करती है। उनके पास में गवर्नमेंट जॉब थी, एक लड़की थी जो उनसे बहुत प्रेम करती थी, दोनों परिवार उनके विवाह के लिए राज़ी थे, उनका जो खुद का परिवार था वो बहुत उनकी मदद कर रहा था, समर्थन कर रहा था हर एक तरीके से। तो वे बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए भी जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते थे और भी कुछ जीवन में बहुत अच्छा कर सकते थे। तो बस बाहरी पद प्रतिष्ठा के पीछे भागना भी सही नहीं होता है, ये संदीप भैया को समझ में आना चाहिए, यही मुझे अंदर से लग रहा था। और 5वां एपिसोड जब आया तो बिल्कुल वहाँ पर संदीप भाई ये बात समझ चुके थे और ऊपर से वे अभिलाष को भी ये बात समझाते हैं वहाँ पर कि अपने सपनों के पीछे भागने के लिए हमें अपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। और ये जब संदीप भैया वहाँ पर अभिलाष को बताते हैं ना, तो वो सीन मुझे बहुत 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 पसंद आया और यही मैं अंदर से चाह रहा था कि भाई यही 5वें एपिसोड में दिखाया जाना चाहिए। संदीप भैया को यही बात समझ में आनी चाहिए और वो एंडिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। नहीं तो इसके बिल्कुल अपोजिट देखिए, आजकल जो टीनेज ड्रामास वगैरह आते हैं, 99% टीनेज ड्रामा में क्या दिखाया जाता है कि भाई अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिवार को छोड़ के भाग जाओ, पेरेंट्स को छोड़ के भाग जाओ, ये जो समाज है, परिवार है, बुजुर्ग है, यही आपके सपनों को कुचल रहे हैं, तो इनको तोड़ दो, इन अपने फैमिली को, संबंधों को, या जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, समाज है, इनके बंधनों को तोड़कर अपने आप को लिबरेट करो, शहरों की तरफ भागो, मॉडर्न एक जो लाइफस्टाइल उसकी तरफ आप भागो। यही मैसेज ज़्यादातर टीनेज ड्रामाज में आजकल दिया जा रहा है, एक बचकाना सा जो मैसेज है वो। पर ये सीरीज़ ऐसा कोई बचकाना सा मैसेज नहीं देती है, काफ़ी मैच्योर सारे कैरेक्टर्स और इसका मैसेज हमें लगता है। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं जोड़ने के मैसेज की, तो इस सीरीज़ का जो वालिया अंकल का कैरेक्टर है उसके माध्यम से ये सीरीज़ एक और बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर मैसेज देती है और वो है समाज को जोड़ने का। अब देखिए, आजकल की जो जितनी भी फिल्में, वेब सीरीज़ आ रही है अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पर, उनमें अगर आप देखेंगे तो जो वामपंथी फिल्म मेकर्स होते हैं वे ज़्यादातर ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि भाई हमें समाज को बदलना है, समाज में वे कमियां निकालते रहते हैं, समाज को सर्टिफिकेट्स बांटते हैं कि भाई समाज रिग्रेसिव है, कंजर्वेटिव है, समाज के रूल्स और रेगुलेशंस को आप तोड़ दो, हमें समाज को बदलना है, या समाज के बंधनों को, परंपराओं को तोड़कर अपने आप को लिबरेट करो। यही मैसेज ज़्यादातर दिया जाता है ना। पर इस सीरीज़ को अगर आप देखेंगे तो ये सीरीज़ हमें अपने आप में बदलाव लाना सिखाती है कि भाई दूसरों में कमियां निकालना छोड़ो, दूसरों को सर्टिफिकेट्स बांटना छोड़ो, खुद को बदलो। जैसे कि अभिलाष का जो कैरेक्टर है वो वालिया अंकल के यहाँ पर भाड़े से रहता है उनके रूम में, तो उसे उनके वालिया अंकल के कमरे से जो टीवी की ज़ोर से आवाज़ आती रहती थी, या फिर उनका जो ज़ोर ज़ोर से बातें करना है, या जो वालिया अंकल का स्वभाव है, वो अभिलाष को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो ये सीरीज़ कोई वालिया अंकल को बिल्कुल कोई रिग्रेसिव, कंजर्वेटिव या पुरुष प्रधान समाज की सोच से ग्रसित ऐसा कोई दरिंदा नहीं दिखाती है वालिया अंकल को। उल्टा ये सीरीज़ अभिलाष को सिखाती है कि भाई तुम अपने आप में बदलाव लाओ, तुम अपनी नकारात्मकता को छोड़ो, अपने आप में एक सकारात्मक दृष्टिकोण लाओ, पॉजिटिव एटीट्यूड लाओ, खुद को बदलो। ये चीज़ ये अभिलाष को सिखाती है और वो बात मुझे सीरीज़ की बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई। और जब मैं वालिया अंकल के कैरेक्टर को देख रहा था ना, तो उस समय मुझे बार बार अभी हाल ही में मैंने देखी हुई बॉम्बे बेगम सीरीज़ का एक सीन मुझे याद आ रहा था। उस सीरीज़ में देखिए एक बायसेक्सुअल कैरेक्टर दिखाया है, एक लड़की, एक फीमेल कैरेक्टर है जो लड़के लड़कियां दोनों के साथ में सोना पसंद करती है, बायसेक्सुअल कैरेक्टर है। वो भी एक जगह पर रेंट से रह रही होती है और उसका भी वहाँ पर उस घर के जो ओनर होते हैं उनके साथ में कुछ बनता नहीं है। तो एक दिन जब वो बायसेक्सुअल कैरेक्टर घर में वहाँ पर कुछ ड्रिंक वगैरह कुछ कर रहा था, तो उस घर की जो ओनर है वो आती है, उसको बहुत डांटती है कि भाई ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा, हाँ करना है तो दूसरे कहीं पर जाकर करो, हमारे यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। और वो जो घर के ओनर है, बुजुर्ग है, उनको बिल्कुल नेगेटिव, बहुत घिनौना, नीच मानसिकता का दरिंदे की तरह वहाँ पर उनको दिखाया है। वो एकदम से उस जो फीमेल कैरेक्टर है, बायसेक्सुअल कैरेक्टर, उसको थप्पड़ मार देते हैं, घर से निकाल देते हैं और अचानक से उस समय बारिश होने लग जाती है। ना उसके पहले कोई बारिश दिखाई है ना बाद में, पर अचानक से उस समय बारिश दिखाई है। क्यों? क्योंकि भाई उस कैरेक्टर के प्रति सिंपैथी पैदा करनी थी ना, जो फीमेल कैरेक्टर है बायसेक्सुअल, कि देखो देखो वो कैसे विक्टिम है और ये जो बुज़ुर्ग है, ये जो घर के ओनर है, वो कितनी नीच मानसिकता के दरिंदे हैं, घिनौने हैं। हाँ,
समाज कितना नीच होता है, कैसे जज करता है दूसरों को। इस प्रकार से उनको बहुत ज़्यादा निगेटिव दिखाया है उन घर के बुजुर्ग को। पर इसके बिल्कुल अपोजिट आप यहाँ पर देखेंगे टीवीएफ एस्पिरेंट्स में, तो अभिलाष को भी प्रॉब्लम थे घर के ओनर से, पर इसके लिए उन घर के ओनर्स को पुरुष प्रधान सोच से, समाज से ग्रसित, रिग्रेसिव, कंजर्वेटिव वगैरह नहीं दिखाया। उल्टा अभिलाष को सिखाती है सीरीज़ कि तुम अपने आप में बदलाव लाओ। वो जो बुजुर्ग है, समाज है, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का प्रयास करो, उनके भी मन की पीड़ा को तुम समझने का प्रयास करो, उनके भी दृष्टिकोण को तुम समझो। ये बात ये सीरीज सिखाती है और कितना सुंदर मैसेज ये देती है, आप देखिए। और इसके अलावा वाले अंकल के बेटे का जो कैरेक्टर है, जो जापान में रहने के लिए चला गया है, उसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही। उसके माध्यम से भी ये सीरीज़ बताती कि भाई जो बुज़ुर्ग है, समाज है, पेरेंट्स है, उनको हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। वे जैसे है वैसे ही उन्हें रहने दीजिए। उनके भी मन को, उनकी भी पीड़ा को हमें समझने की आवश्यकता है। अपने सो कॉल्ड सपने पूरा करने के नाम पर उनकी भावनाओं को हमें नहीं कुचलना चाहिए। यानी इस सीरीज़ की कहानी का एक एक पहलू, एक एक कैरेक्टर, एक एक सीन अगर हम देखें ना, तो वो बहुत कुछ हमें सिखाता है। उससे हम बिल्कुल कनेक्ट हो पाते हैं, हम अपने आप को उससे जोड़ कर देख पाते हैं। और देखिए, ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसी कहानी वही व्यक्ति लिख सकता है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। नहीं तो जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसने कभी भारत के गांव, भारत के लोग, उन्हें समझने का जिसने प्रयास ही नहीं किया, वो अगर कोई फिल्म बनाएगा तो वो अपनी फिल्मों में यही दिखाएगा कि भाई पेरेंट्स को थप्पड़ मार दो और भाग जाओ। और उस फिल्म के पोस्टर पर सब जगह पर फिर XXX, ब्रा, फक, सेक्स, यही पूरे उस फिल्म के पोस्टर पर वो लिख के रख देगा। और उस फिल्म को हमारे देश के लिबरल्स, फेमिनिस्ट सर पर लेकर नाचेंगे। वो XXX, ब्रा, फक, सेक्स ये सब लिखना उन्हें महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करना नहीं लगेगा, उल्टा वो चीज़ें उनको तब पसंद आती है। चलिए छोड़िए, अब आते हैं फिर से हम अभिलाष गुरी और SK के पास में। अब अभिलाष की अगर हम बात करें तो उसे देश से बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। यानी आजकल की जो अपने आप को बहुत मॉडर्न, कूल मानने वाली जो जनरेशन है, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हम अभिलाष को कह सकते हैं, जिसने वामपंथियों और ब्रिटिशों के द्वारा लिखे गए इतिहास को पूरी तरीके से रट लिया है। और इस कारण से उसका ऐसा मानना है कि भाई भारत ने दुनिया को कुछ भी नहीं दिया, एक सुई भी तो हमने बनाई नहीं है, क्या दिया है इस देश ने दुनिया को? कुछ भी नहीं। इसके साथ में ही ब्रिटिशों ने जो यहाँ पर कुछ कुरीतियों और कुप्रथाओं का झूठ फैलाया था, जिनका हमारे देश की संस्कृति से दूर दूर तक भी कोई कनेक्शन नहीं है, उन्हीं कुछ कुरीतियों और कुप्रथाओं को लेकर अभिलाष अपने ही देश को बहुत ज़्यादा कोसता है। इसके अलावा वो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह, वो ऐसे जो कुछ मजाकिया रिपोर्ट्स है, मतलब सच में मजाकिया रिपोर्ट्स है। अगर आप वो पढ़ेंगे ना कि किस आधार पर ये हैप्पीनेस इंडेक्स को जज करते हैं, तो सच में आपको हंसी आएगी। सच्चाई अगर आप देखेंगे ना, तो भारत में आज भी आप भारत के गांव में चले जाइए, वहाँ पर गरीब से गरीब किसान या किसी गरीब के घर अगर आप जाएंगे तो वे आपका बहुत प्रेम से स्वागत करेंगे। पर इसके बिल्कुल अपोजिट आप डेवलप कंट्रीज़ को देखिए, वहाँ के थोड़ा सा गूगल सर्च करके देख लीजिए, उन डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो ऐसे गरीब इलाके होते हैं, वहाँ पर लोग जाने से डरते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद कब कहाँ से हमला हो जाए, कब कहाँ पर कौन हमला कर दे, कोई भरोसा नहीं होता। ये वहाँ के हालात है। इतना ज़्यादा असंतोष डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोगों के मन में है। और जो सो कॉल्ड अमीर मॉडर्न लोग भी है वहाँ पर, वे भी कितने सारे लोगों को अनिद्रा, ज़्यादातर लोग मल्टीविटामिन टैबलेट्स वगैरह लिए बगैर उनका दिन चलता ही नहीं है। अनिद्रा की बीमारी कितने लोगों में है। आज वे लोग भी योग, आयुर्वेद इनकी तरफ आ रहे हैं। और इसके बिल्कुल अपोजिट भारत में अगर आप देखेंगे तो आज भी लोगों में बहुत ज़्यादा संतोष है। ये ईर्ष्या, द्वेष, इससे लोग, ज़्यादातर लोग बहुत दूर है। हाँ, अभी यहाँ पर भी बहुत सारा बदलाव हम देखते जा रहे हैं। अपने आप को बहुत मॉडर्न, कूल दिखाने के चक्कर में लोग अपनी ही जड़ों से टूटते जा रहे हैं, ये एक अलग बात है। पर फिर भी देश के ज़्यादातर लोग आज भी ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, इन सब बातों से बहुत ज़्यादा दूर है। देखिए, कमियां हर जगह पर होती है, पर ये रिपोर्ट्स जिस आधार पर बनाए जाते हैं ना, वो सच में हास्यास्पद है। तो ऐसे जो कुछ मजाकिया रिपोर्ट्स है, उनको लेकर भी अभिलाष अपने ही देश को बहुत ज़्यादा कोसता है। तो ऐसे अभिलाष को तीसरे एपिसोड में सीरीज़ अपने आप में बदलाव करना सिखाती है। उसको एक सकारात्मक दृष्टिकोण देने का प्रयास तीसरे एपिसोड में किया गया है। हालांकि इस कैरेक्टर की एक बात मुझे थोड़ी सी सही नहीं लगी, थोड़ा विरोधाभास उसमें लगा। एक तरफ तो देखिए, जो अभिलाष है वो अपने ही देश को बहुत कोसता है। जो वामपंथी और ब्रिटिशों द्वारा लिखा गया इतिहास है, उसको बिल्कुल वो सच मानता है। एक प्रकार से जो वामपंथी विचारधारा वाले जो लोग होते हैं, उसके अनुसार उसकी जो विचार है वे लगते हैं। पर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वो पाकिस्तान को भी कोसता है।
एक सीन में वो कहता है कि 65 वर्षों से हम देख रहे हैं ना, सकारात्मक दृष्टिकोण हमने रखा है पाकिस्तान के प्रति, पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है, क्या बदल गया उससे, कुछ बदलाव आया? इसके अलावा एक और सीन में धैर्य के साथ में जब वो बात कर रहा होता है तो ऐसे ही खोया हुआ होता है, तो वहाँ पर भी वो पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने का लेकर वो थोड़ा सा नकारात्मक बात करता है। तो धैर्य वहाँ पर उसको सुनाती कि भाई एक डिप्लोमेट के रूप में तुम्हें तो संबंध सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिलाकर अभिलाष को पाकिस्तान के अगेंस्ट दिखाया गया, जो कि एक अच्छी बात है। पर रियल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों का वामपंथी विचारधारा की तरफ झुकाव होता है, वे लोग ज़्यादातर, उनके मन में पाकिस्तान के प्रति प्रेम हमें देखने को मिलता है, ज़्यादातर वे पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हमें दिखाई देते हैं। तो ये थोड़ा सा विरोधाभास अभिलाष के कैरेक्टर में मुझे दिखाई दिया, जो सही नहीं लगा, कम से कम मुझे सही नहीं लगा। इसके बाद गुरी की बात करें तो थोड़ा सा मुंहफट उसे दिखाया है, जो भी मन में आता है वो बोल देता है, साफ मन का है, घर में ढेर सारी खेती है, पैसे वाले परिवार से है और अभी उसकी एक खुद की डुप्लीकेट जूतों की फैक्ट्री है। इसके बाद एसके की अगर हम बात करें तो गुरी की तरह वो भी आईएएस तो नहीं बन पाता, पर अभी वो दूसरे छात्रों से यूपीएससी की तैयारी करवा रहा है और इससे वो संतुष्ट है, अपने जीवन में जैसा भी वो जो कर रहा है संतुष्ट है। पर उसकी एक इच्छा होती है कि उसका जो मित्र है अभिलाष, जो अभी आईएएस ऑफिसर बन गया है, वो एक बार आकर उसके छात्रों को थोड़ा सा मोटिवेट कर दे, जिससे थोड़ा सा उसका रौब बढ़ जाए। अब देखिए वो संतुष्ट तो है, पर एक सीन में जब गुरी उसको कहता है कि यार मैं और अभिलाष कम से कम सक्सेसफुल तो है, तुमने क्या कर लिया अपनी लाइफ में, हाँ, तो ये बात एसके को बहुत ज़्यादा अंदर से हर्ट कर जाती है। इसके बाद धैर्य की अगर हम बात करें तो पिछले 6 वर्षों में उसने क्या किया ये हमें नहीं दिखाया गया, या उसके मन में वो गुरी के प्रति या अभिलाष के प्रति क्या सोचती है ये हमें नहीं दिखाया गया, जो मुझे लगता है कि दिखाना चाहिए था। उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या सोचती है गुरी या अभिलाष के प्रति, ये दिखाना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। कुल मिलाकर टीवीएफ एस्पिरेंट्स मुझे बहुत बहुत पसंद आई। ये सीरीज़ हमें इसके आखिरी एपिसोड के आखिरी सीन तक अपने साथ में बांध कर रखती है। अभिलाष और गुरी के बीच में क्या हुआ था ये जानने की उत्सुकता हमारी आखिर तक बनी रहती है। और इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसकी कहानी और कैरेक्टर्स के साथ हम एक अपनापन फील करते हैं। तो वैसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि ये सीरीज़ आपको देखनी चाहिए, बिल्कुल अभी तक आप सभी ने ये सीरीज़ देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो प्लीज़ ये सीरीज़ आप ज़रूर देखिए। दोस्तों वीडियो के आखिर में एक और बात को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ। वीडियो की शुरुआत में हमने इस सीरीज़ के जिस डायलॉग के बारे में बात की थी कि भाई बदलाव लाने के 2 मार्ग हैं, एक तो है गरीब, किसान, मजदूर, रेवोल्यूशन, क्रांति वगैरह वगैरह, और दूसरा है कि आप खुद सिस्टम का हिस्सा बन जाओ। तो पहला वाला जो मार्ग है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला, वो तो कहीं से भी कोई मार्ग हो ही नहीं सकता, वो तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। पर इन दोनों के अलावा एक और तीसरा मार्ग भी है जो सबसे सटीक है, और जिस मार्ग के कारण हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है, सही मायने में बदलाव हमने विश्व में देखा है। और वो तीसरा मार्ग है भारतीय संस्कृति का अध्यात्म का मार्ग। मतलब कि देखिए मैं रिलीजन का मार्ग नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स, फिर नॉन बिलीवर्स को कन्वर्ट करना है, नहीं, वो ऐसा दूसरों को कन्वर्ट करना, ये मार्ग तो केवल अशांति की तरफ ही लेकर के जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय संस्कृति के अध्यात्म के मार्ग की, जो मार्ग हमें अपने आप को पहचानना सिखाता है, केवल भौतिकता से ही नहीं, तो भौतिकता के साथ में ही मन, बुद्धि और शरीर से भी ऊपर उठकर अपने आप की पहचान जो मार्ग करवाता है वो अध्यात्म का मार्ग है। और वही मार्ग सही मायने में विश्व में बदलाव ला सकता है, सही मायने में मनुष्य के अंदर की मानवता को यही मार्ग जगा सकता है। और पिछले हजारों वर्षों से हमारे जो जितने भी संत है, ऋषि है, मुनि है, उन्होंने इसी मार्ग से पूरे विश्व में बदलाव लाया है। यही वो मार्ग है जिससे हम बाहरी सुख से, बाहरी पद प्रतिष्ठा से, भौतिकता से ऊपर उठकर एक अंदर का संतोष प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि वाली अंकल ने भी यहाँ पर कहा कि पूरे विश्व को हमने भौतिकता से ऊपर उठकर अध्यात्म का मार्ग दिया है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है भारत की। और केवल यही नहीं, सही मायने में अगर हम देखें तो अध्यात्म के साथ में ही गणित और खगोल शास्त्र के जितने भी मूलभूत सिद्धांत है, केवल शून्य की ही नहीं है, गणित और खगोल शास्त्र के सभी मूलभूत सिद्धांतों की खोज भारत में ही हुई है। ये भारत का योगदान रहा है। तो मैं टीवीएफ एस्पिरेंट्स को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज में कोई सेक्स नहीं है, न्यूडिटी नहीं है, वायलेंस नहीं है, कोई खास ऐसे स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी नहीं है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो परिवार के साथ में देख सकते हैं। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।